वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हमने दो टाइप के चेंजेस पढ़े थे बेटा, जिसमें से फर्स्ट था फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज वो सारे चेंजेस होते हैं जिसमें सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमको चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी शेप, साइज़, कलर, स्टेट या जो अपीयरेंस है सब्सटेंस की वो चेंज होती है। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो केमिकल कॉम्पोजिशन है बेटा, उसमें आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पे ये जो आइस क्यूब है, अगर मैं बात करूँ तो आइस क्यूब क्या है, सॉलिड स्टेट में है और ये मेल्ट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो ये चेंजेस जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, इसकी जो है आप देखेंगे इसका शेप भी चेंज होगा क्योंकि कम्प्लीटली जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज अभी ये एक सॉलिड क्यूब है, बाद में ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमको इसका शेप एंड इसका जो स्टेट है वो हमें देखने को मिल रहा है, उसमें हमें चेंज देखने को मिल रहा है। इसे हम फिज़िकल चेंज कह रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली आपने दूसरे टाइप का चेंज पढ़ा था जिसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, द आइडेंटिटी एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस इज समवट चेंज। यानी कि हम यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस है उसकी जो नेचर है एंड आइडेंटिटी वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम फूड को कुक कर रहे हैं आप देखेंगे जो कलर है और जो वेजिटेबल्स का टेक्सचर है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, उसमें आपको मोर और लेस चेंज देखने को मिलता है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक अनदर एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो कि आयरन का कोई भी आर्टिकल है या ऑब्जेक्ट है उस पर आपको ये ऑरेंजिश ब्राउन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है जिसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन भी एक एग्जाम्पल है। ये सब डेली लाइफ के हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है, अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा, और केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट। अब हम आगे समझते हैं। ओके बेटा, अब केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम इस एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, हमको एक रेसिड्यू मिलता है, ऐश फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर फॉर्म है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद यूनिक प्रॉपर्टीज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन and it forms magnesium oxide। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी ये क्या है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और हमने ये डिस्कस भी किया अभी यहाँ डेफिनेशन में कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस का।
इसे ही हम कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, सो हमने ये बोला कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में जो चेंज हो रहा है वो वाकई में केमिकल चेंज है या नहीं। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं that a chemical reaction is taking place। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या हैं ये हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब बेटा आप देखेंगे यहाँ लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और पोटेशियम आयोडाइड। जब ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं हम इनको टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, हमको ये येलो कलर का फॉर्मेशन दिख रहा है, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जब जिंक ग्रैन्यूल्स जो हैं उसमें हम ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप यहाँ इस पिक्चर में आपको बहुत क्लियरली दिखेगा ये जो गैस के बबल्स आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बबल्स जो हैं, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ये जो गैस के बबल्स आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है येलो कलर का और यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है। एंड दूसरा, अगर आप इसको टच करेंगे टेस्ट ट्यूब को, इफ़ यू टच द सरफेस, ये आपको थोड़ी सी वार्म लगेगी। अब अगर आप इसको अपनी पाम से टच करेंगे यहाँ पे आपको थोड़ी वार्म लगेगी। तो बेसिकली ये कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। अब लेट्स समराइज़ इन ऑब्जर्वेशंस को जो हमें हेल्प करेगी कि आइडेंटिफाई करने में दैट अ केमिकल रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है चेंज इन स्टेट। अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि केमिकल चेंज हो रही है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि फिज़िकल चेंज में भी चेंज इन स्टेट हो रहा था, बट वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की थी, वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था। वाटर कन्वर्ट होकर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, बट यहाँ पे स्टेट चेंज होने के साथ हमें और भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज इन टेम्परेचर, राइट, चेंज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा जो चेंज है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन कलर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको ये जो येलो कलर का मैंने फॉर्मेशन बताया था ये एक्चुअली में क्या है, ये प्रेसिपिटेट है। इस रिएक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हम मिक्स करते हैं हमको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो मिलता है। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऑलराइट, ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं बच्चे ये हमें बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, और इन्हीं को हम कह सकते हैं ये सब क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। These are beta, these observations, change in state, temperature, evolution of gas, change in color and precipitate formation. These are all characteristics of chemical reaction. Alright, so अब हमें समझ में आ गया है कि केमिकल रिएक्शन में हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे हम ये कहेंगे कि ये चेंज जो है एक्चुअल में जो अकर हो रहा है और इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है। नाउ व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन? अब आप याद करिए बेटा, जब हमने बात करी थी हमने बात करी थी कि जब मैग्नीशियम बर्न्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने देखा था जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं वो वाइट डार्जलिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है और हमें एक पाउडर फॉर्मेशन दिखता है, यानी कि जो ऐश
मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद जो ऐश बच रही होती है, दैट इज़ द वाइट पाउडर, जिसे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो ये क्या है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन जहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है. सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज़ नथिंग बेटा, जो हम केमिकल रिएक्शन को ही डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इन वर्ड इक्वेशन, या सबसे जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अब ये वर्ड इक्वेशन क्या है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही ईजी है बेटा. अगर मैं बात करूँ वर्ड इक्वेशन की, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है और ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, उसी को अगर मैं लिख दूँ तो वो मेरी वर्ड इक्वेशन हो जाएगी. जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मेरा क्या फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसे हम सिंपली कहते हैं वर्ड इक्वेशन. ऑलराइट. अब अगर मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रही हूँ तो वो ही मेरी क्या है? केमिकल इक्वेशन है. इसे हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे. और जब मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूँ, यानी कि ये जो सब्सटेंस है या मेरे पास जो भी प्रेजेंट है, इनको मैं इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखूँ तो वो मेरी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन से हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसे ही हम कह रहे हैं, ये है हमारी केमिकल इक्वेशन. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं बेटा, हमें उसकी स्टेट को मेंशन किया जाता है. आप अपनी बुक्स में देखेंगे कि वहाँ पे हर एक जो भी सब्सटेंस है, हर एक जो एलिमेंट है, उसके साथ में आपको उसकी स्टेट मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है. ऑक्सीजन क्या है? गैस है. और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है वो भी एक सॉलिड है. तो ये जो स्टेट है ये भी मेंशन करना होता है अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्वेश्चन में. अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करते हैं, कंप्लीटली फाइन. बट इसे ही हम कहते हैं प्रॉपर केमिकल इक्वेशन. राइट. ओके, चलिए अब हम आगे समझते हैं. ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता रहा है हमें ये कि जो सब्सटेंसेस हैं बिफोर द रिएक्शन, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कह रहे हैं. यानी कि हम ऊपर वाली ही एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का. ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेट भी लिख दे रही हूँ. ये सॉलिड है, ये गैशियस फॉर्म है, और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है. ऑलराइट. ठीक है. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको सब्सटेंस दिख रहे हैं बच्चे, अब से इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स. क्योंकि जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं हमेशा. और राइट हैंड साइड पे आपको बेटा जो मिलेगा, फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वो होगा प्रोडक्ट. और ये राइट हैंड साइड पर है. ठीक है. सो केमिकल इक्वेशन में क्या है? हमारी केमिकल इक्वेशन के क्या कंपोनेंट है? केमिकल इक्वेशन के दो कंपोनेंट हैं. एक है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट. ठीक है. सो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि अगर हमें किसी भी रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं. आगे बच्चे हम बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस और अभी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें आपको इस तरीके की बहुत सारे इक्वेशंस को समझना है. ऑलराइट. सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें हम देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है. अभी तक हमने ये समझा कि हम इक्वेशन लिख रहे थे. ठीक है. अब ये क्या नई चीज़ है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो क्या कुछ अनबैलेंस्ड भी होता है? आइए देखते हैं. सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है बच्चे जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज़ इक्वल ऑन बोथ साइड्स. अब एक बात बताओ, अभी हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन में एक होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड. करेक्ट. ठीक है.
ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमें नंबर ऑफ एटम्स को बराबर रखना है, उसे ही हम कह रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि एलएचएस में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो बराबर होने चाहिए। अब इस इक्वेशन आपके पास दो मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिंक प्लस H2SO4 हमको क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब देखो यहाँ पे जिंक का सिर्फ एक एटम है, यहाँ पे भी जिंक का एक एटम है। हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दो दिख रहे हैं और यहाँ पे भी दो हैं। सिमिलरली सल्फर देखिए, सल्फर भी यहाँ पे एक प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे भी एक प्रेजेंट है। ऑक्सीजन देखते हैं हम, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में भी 4 जो हैं एटम्स प्रेजेंट है। तो बच्चे हमने देखा कि इस इक्वेशन में हमारे पास दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स वो सेम क्वांटिटी में, इसीलिए ये वाली जो इक्वेशन है हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे इस साइड में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। बट आप जब राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे बच्चे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं लेकिन ऑक्सीजन के 1 एटम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। इट मीन्स ये क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर नहीं है, ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ 1 है। इट मीन्स ये क्या है, अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। सो आपको समझ में आ गया कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हमें ये समझना है कि हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। अच्छा, तो हमने ये बात करी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं और अनबैलेंस्ड को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, राइट, कि हमें आखिर बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्यों है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। ऑलराइट, सो इसका जवाब है बेटा जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, रिकॉल करिए। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है वो, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास जो है वो ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। अगर सिंपली मैं कहूँ तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो टोटल मास है, ठीक है, जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो टोटल मास है वो इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स should be equal on both sides. Alright, इसीलिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्राई करते हैं इस गिवन केमिकल इक्वेशन जो इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको एक डब्बा बनाना है। ठीक है, और हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड वाले जितने भी एटम्स हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले एटम्स जो हैं उनको लिखेंगे। यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो जो प्रेजेंट है, जैसे आयरन, फिर हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं। सिमिलरली यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखिए यहाँ पे 3 हैं आयरन के, हाइड्रोजन के हमारे पास यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा है, 4। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना।
अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आयरन 1 है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, ठीक है। अब हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है, दोनों तरफ हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो जब जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे अब आप देखो, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमारे पास आयरन के 3 ही एटम्स है। तो सिमिलरली हम इक्वेशन में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कि हम उसको एज अ कोफिशिएंट रखेंगे, राइट। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम 3 को यहाँ लिख सकते हैं, नहीं, वो गलत है, वो फॉर्मूला में ही चेंज हो जाएगा, तो हमें ये नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हाइड्रोजन देखो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, वाह बल्ले बल्ले, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मैं 4 से करूँगी, ये मेरे को 4 मिल गया, बट मुझे अब यहाँ पे ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ आगे एज अ कोफिशिएंट 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। बट मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करती हूँ 4 को, अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका नंबर चेंज हो जाता है। अब हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे 8 हो गई है। नाउ हाइड्रोजन यहाँ पे चेंज होके 8 हो गया है, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ राइट हैंड साइड पे भी मुझे हाइड्रोजन के कितने चाहिए, 8 ही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली 8 बनाने के लिए यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आगे 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है और राइट हैंड साइड पे भी 3 है, 3 3, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे भी देखते रहिए। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 8 हो गए टोटल, 4 2 ज़ा 8, राइट। और यहाँ पर दोनों साइड हमें 8 हाइड्रोजन मिल चुके हैं, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8। सिमिलरली ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 है। सो इस तरीके से हमारी ये जो केमिकल इक्वेशन है, अब ये जो है वो बैलेंस हो चुकी है, राइट। तो ये है हमारी, सॉरी, यस। सो इस तरीके से हमें ये जो इक्वेशन मिल गई है ये बैलेंस्ड है। इसको मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अब आप देखेंगे ये है हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच।